हेलो दोस्तों, दिस इज द रिवीजन ऑफ ऑप्स एंड गाइनो। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लेबर। तो देखिए यहाँ पे मैं लेबर का स्टेज ऑफ लेबर का एक ग्राफ बनाऊंगा जो आप देखोगे। तो यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन के अकॉर्डिंग स्टेजेस बनाऊंगा। तो देखिए 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको 4 स्टेजेस बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज जो होगी उसके अंदर ये होती है फ्रॉम द लेबर पेन टू द फुल डायलेशन ऑफ सर्वाइकल। तो ये होगी लेबर पेन से लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्वाइकल, फुल डायलेशन ऑफ सर्वाइकल, सर्वाइकल के फुल डायलेशन तक। ठीक है, सेकंड स्टेज देखते हैं हम। सेकंड स्टेज जो होती है ये फुल सर्वाइकल डायलेशन हो गया, उसके बाद डिलीवरी टू द बेबी। तो देखिए यहाँ पे फुल डायलेशन से फुल डायलेशन फुल डायलेशन से लेके डिलीवरी तक। ठीक है, डिलीवरी तक की ड्यूरेशन होता है। ये सेकंड स्टेज हो गई। और थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं लेबर की स्टेजेस में, तो ये होती है बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो डिलीवरी डिलीवरी ऑफ बेबी हो चुकी है, उसके बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी तक। ठीक है, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक क्या टाइम ड्यूरेशन। दिस इज द थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये ऑब्जर्वेशन होता है टिल 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फोर्थ स्टेज आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, टिल 1 आवर, टिल 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे तक हम लोग देखते हैं कि कोई पीपीएच वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हो गई लेबर की फुल डायलेशन ऑफ सर्वाइकल से, पेन से लेके जब लेबर पेन स्टार्ट होता है उससे लेके फुल डायलेशन ऑफ सर्वाइकल तक। ठीक है, सेकंड स्टेज हो गई जब फुल सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है, उसके बाद सेकंड स्टेज हो गई डिलीवरी तक। ठीक है, फुल डायलेशन से डिलीवरी तक, बच्चे की जो डिलीवरी होती है तब तक हो गई सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज हो गई प्लेसेंटा डिलीवरी तक। ठीक है, प्लेसेंटा की डिलीवरी जो होगी वो थर्ड स्टेज हो गई। और फोर्थ स्टेज में हम 1 घंटे तक आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो दिस इज द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्टेज हो गई। ठीक है, दीज आर द 4 स्टेज ऑफ लेबर। ये लेबर की 4 स्टेजेस होती हैं। तो देखिए हम फर्स्ट स्टेज में 2 पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जो डिवाइड होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन से 2 पार्ट होंगे? एक होगा लेटेंट फेज, ठीक है, लेटेंट फेज, और एक होता है एक्टिव फेज। ठीक है, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज, एक्टिव फेज। अब देखिए ये फर्स्ट का है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, लेबर की फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर डिवाइडेड रहती है 2 अदर स्टेजेस में, 2 फ्यूचर स्टेजेस में डिवाइड होती है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेज लेटेंट फेज हो गई। फर्स्ट स्टेज के अंदर पहली स्टेज होती है लेटेंट फेज और सेकंड स्टेज होती है एक्टिव फेज। ठीक है, अब देखिए ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जो आपने फर्स्ट स्टेज देखी ये कब तक की होगी? लेटेंट फेज जो होता है इसमें फर्स्ट स्टेज में, ये लेटेंट फेज होता है जब सर्वाइकल डायलेशन लेस देन 3 सेंटीमीटर रहता है। 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होगा तो ये लेटेंट फेज होगी। ठीक है, और अगर ये मोर देन 4 सेंटीमीटर जाता है, मोर देन 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये 3 या 3 से कम, और यहाँ पे मोर देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मोर देन 4 सेंटीमीटर, तो ये एक्टिव फेज हो गया। देखिए यहाँ पे जो टोकोलाइसिस यूज करते हैं, टोकोलिटिक्स यूज करते हैं इन द प्री टर्म लेबर, ठीक है, वो हमेशा हम लेटेंट फेज में देते हैं। तो टोकोलाइसिस कहाँ यूज करेंगे? लेटेंट फेज में। टोकोलाइटिक्स यूज क्यों करते हैं? टोकोलाइटिक्स यूज करते हैं हम फॉर द ताकि जो प्री टर्म बेबी है उसमें थोड़ा हमें टाइम मिल सके, प्री टर्म डिलीवरी जल्दी ना हो, उसको थोड़ा सा डिले करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि लंग मैचुरेशन के लिए हम कुछ मेडिसिन दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है टोकोलाइसिस हम कहाँ देंगे? फर्स्ट स्टेज में, उसके लेटेंट फेज में। ठीक है, और प्री टर्म लेबर के लिए ओनली इन दिस फेज। ठीक है, केवल प्री टर्म लेबर के लिए केवल इसी फेज में दे सकते हैं हम टोकोलाइटिक्स। किस फेज में यूज कर सकते हैं? लेटेंट फेज में। अगर एक्टिव फेज में आप सोचो टोकोलाइटिक्स, तो वी कैन नॉट यूज इन एक्टिव फेज। ठीक है, टोकोलाइटिक्स का एक्टिव फेज में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एक्टिव फेज भी कई अलग डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होता है। अगर मैं एक्टिव फेज की बात करूं तो इसमें फर्स्ट नंबर रहेगा, फर्स्ट जो होगा वो होता है इसके अंदर एक्सीलरेशन फेज, एक्सीलरेशन फेज। ठीक है, और इसके बाद सेकंड होता है फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप। क्या होगा? फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप। ठीक है, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप। इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है डिक्लेरेशन फेज। ठीक है, थर्ड इज अ डिक्लेरेशन फेज, थर्ड होता है डिक्लेरेशन फेज। तो इस तरीके से ये 3 फेज होते हैं एक्टिव फेज के अंदर। ठीक है, डिक्लेरेशन फेज, ओके, तो ये 3 फेज हो गए एक्टिव फेज के अंदर। तो एक्टिव फेज में टोकोलाइसिस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट कि एक्टिव फेज में टोकोलाइसिस का कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टोकोलाइटिक्स आर गिवन
कब दे सकते हैं? जब सर्वाइकल डायलेशन लेस देन 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। या फिर हम टोकोलाइसिस देंगे, क्यों देंगे? देखिए टोकोलाइसिस हम दे क्यों रहे हैं, मेन हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर गिविंग द टोकोलाइसिस। हम टोकोलाइसिस इसलिए दे रहे हैं कि जो प्री टर्म लेबर हो रहा है वो प्री टर्म लेबर लेस देन 34 वीक हो रहा है, मतलब 34 वीक से पहले हो रहा है, ठीक है। अब 34 वीक से अगर पहले है तो लंग मैचुरेशन नहीं होता है, तो हमें लंग्स को मैच्योर कराना है, इसलिए हम टोकोलाइसिस दे रहे हैं ताकि हमें थोड़ा समय मिल जाए और हम बाय गिविंग द स्टेरॉइड हम क्या करेंगे? लंग्स को मैच्योर करा देंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो हम देंगे लेटेंट फेज में, कब? जब टोकोलाइसिस कब देंगे? जब 3 सेंटीमीटर से कम डायलेशन हुआ है सर्विक्स का, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन कितना है? लेस देन 3 सेंटीमीटर। और दूसरा हम कह सकते हैं कि लेस देन 34 वीक ऑफ एज ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। 34 वीक एज ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। एज ऑफ गेस्टेशन 34 वीक से कम होगी, क्योंकि 34 वीक के बाद तो क्या होता है, 34 वीक पे या उसके बाद अगर प्रीटर्म लेबर है तो लंग मैचुरेशन हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस टाइम पे टोकोलाइसिस का मेन यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टोकोलाइसिस का तो है, देखिए लेटेंट फेज का ड्यूरेशन क्या होता है। अगर मैं लेटेंट फेज की बात कर रहा हूं तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो लेटेंट फेज का जो ड्यूरेशन है ये दो फेज में, दो तरीके से डिवाइड होगा। एक तो होगा नल्ली पैरा के अंदर, एक होगा मल्टी पैरा के अंदर। तो नल्ली पैरा के अंदर जो ड्यूरेशन है ये होता है मोर देन 20 आवर्स, ठीक है। 20 घंटे से ज्यादा का लेटेंट फेज आपको देखने को मिलेगा नल्ली पैरा के अंदर, जबकि मल्टी पैरा के अंदर आपको लेटेंट फेज देखने को मिलेगा ओनली 14 घंटे से ज्यादा का, ठीक है। मोर देन 14 आवर्स, 14 आवर्स। तो ये आपको देखने को मिलता है मल्टी पैरा और नल्ली पैरा। नल्ली पैरा के अंदर थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है लेटेंट फेज का, लगभग 20 घंटे से ज्यादा। और अगर मल्टी पैरा के अंदर देखोगे तो ये आपको कम देखने को मिलता है, लगभग 14 घंटे से ज्यादा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बताऊंगा कि प्री टर्म लेबर है, ऑनसेट ऑफ द लेबर। देखिए हम टर्म लेबर किसे कहते हैं? तो टर्म लेबर की अगर मैं बात करूं तो टर्म लेबर हम बोलते हैं, टर्म लेबर, टर्म लेबर होता है 37 वीक से लेके 42 वीक तक, ठीक है। दिस इज द टर्म लेबर, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि जो जो डिलीवरी हो रही है वो टर्म पे जाके हो, ठीक है। देखिए ऑनसेट ऑफ लेबर बिफोर 37 वीक्स उसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? प्री टर्म लेबर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट कॉज है इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज देखा जाता है, दिस इज यूटीआई, ठीक है। कॉजेज अगर मैं बात करूं प्री टर्म लेबर के कॉजेज, ठीक है, कॉजेज ऑफ प्री टर्म लेबर, ठीक है। तो प्री टर्म के कॉजेज की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कॉज है इन्फेक्शन, यानी कि यूटीआई, ठीक है। इन्फेक्शंस में कुछ भी आ सकता है यूटीआई। अगर देखिए यूटीआई मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहता है इन फीमेल्स, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बैक्टीरियूरिया, यूरिन के अंदर बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। कोरियो एमनियोनाइटिस हो जाती है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकती है, बैक्टीरिया इन यूरिन आ सकता है, ठीक है। अगर यूटीआई हुआ है और इन्फेक्शन हुआ है तो कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकती है। क्या हो सकता है? कोरियो एमनियोनाइटिस, एमनियोनाइटिस, ठीक है। कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकती है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? बैक्टीरियूरिया हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियूरिया, यूरिया, ठीक है, बैक्टीरियूरिया हो सकता है, ओके। ये दो सिचुएशन देखने को मिल सकती हैं, और अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट कोर्स तो हो गया प्रीटर्म का इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें यूटीआई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन ये हो सकता है। सेकंड कॉज जो हो सकता है, कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इन्फेक्शन के अलावा। मान लीजिए फर्स्ट है इन्फेक्शन, तो सेकंड में भी एनाटॉमिकल कॉजेज हो सकता है। एनाटॉमिकल कॉज में जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो एनाटॉमिकल कॉज के अंदर जैसे सर्वाइकल लेंथ कम हो, ठीक है, तो सर्वाइकल लेंथ अगर कम है तब भी हो सकता है। कुछ यूट्राइन एनोमलीज हो जैसे सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस, ठीक है, तो इसके केस में भी हो सकता है। और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कब कहते हैं हम? लेस देन 2.5 सेंटीमीटर अगर सर्विक्स है तो वो सर्विक्स छोटी मानी जाती है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं उसको, ठीक है। या फिर ओवर डिस्टेंस्ड यूट्रस हो सकती है इन केस ऑफ ट्विंस, और कभी कभी पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी आल्सो अ कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रो, कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर, ठीक है। इसके अलावा हम इनको चेक कैसे करेंगे? मान लीजिए प्रिडिक्शन इसकी कैसे करेंगे हम? तो सर्वाइकल लेंथ अगर हमें देखना है तो सर्वाइकल लेंथ बाय अल्ट्रासाउंड वी कैन प्रिडिक्ट इट, ओके। और अगर सर्वाइकल लेंथ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो ये हमें ऑन द सेकंड ट्राइमेस्टर प्रीटर्म लेबर हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, अबॉर्ट भी हो सकता है। और शेप ऑफ सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल की जो शेप है अगर वो टी शेप है देन नॉर्मल है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द सर्वाइकल बल्जिंग ऑफ द मेम्ब्रेन है ना, सर्विक्स कॉजिंग बाई शेप, बाई शेप बन जाएगी, अभी मैं बना के बताता हूं आपको, ठीक है। इसके अलावा वी शेप देखने को मिलेगी जस्ट बिफोर द बल्जिंग, ठीक है, इन दिस ऑर्डर आप देखने को, और लास्ट में आप देखोगे यू शेप, क्लियर। तो देखिए मैं आपको कुछ एरिया बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए दिस इज द सर्विक्स, सॉरी दिस इज द यूट्रस, ओके। अब इसके अंदर आप यहां देखोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एरिया जो अगर आप देख रहे हो, ये मैं इसे डिफरेंट कलर से लेता हूं, ये देखिए दिस इज द एरिया, और यहाँ पे आपको ऐसे टी बना हुआ है, यानी कि ये इस तरीके से स्लोप बनेगा, ठीक है, टी जैसा, ठीक है। तो ये होता है टी, जो कि एक नॉर्मल यूट्रस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे, टी की जगह पे क्या बनता है, ये यूट्रस है, ओके, और इस यूट्रस में
दिस इज द यूट्रस, ओके। और यहाँ पे बाई बनने लगता है, स्लोप ऐसे बनने लगता है, बाई जैसा स्लोप बनने लगता है, ठीक है, लाइक दिस, बाई, ओके। थोड़ा सा इस तरीके से आपको बाई जैसा, यानी कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है फीटस की वो इसको ओपन करने लग गई है, ठीक है, ओपन करने लग गई है। तो इनिशियल ओपनिंग को हम कह सकते हैं इट कैन बी अ बाई शेप, ओके, बाई शेप। इसके बाद आप देखोगे कि थोड़ा ज्यादा अगर ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए ओपनिंग अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और ये यहाँ इस तरीके से हो जाती है, क्लियर, ओपनिंग थोड़ी ज्यादा हो गई तो ये आपको वी शेप दिखेगी। आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस वी शेप, ठीक है, ये वी बन गई है, मैं इसे फिर से डिफरेंट कलर लेता हूँ, ये वी शेप, ठीक है, वी शेप यूट्रस दिख रही है, क्लियर, ये वी शेप है। तो ये है जस्ट बिफोर द ओपनिंग, ठीक है, बिफोर द बल्जिंग। इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए दिस इज द यूट्रस, ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे ये यूट्रस है, यहाँ पे क्या होगा, बल्जिंग होने लग जाएगी, और बल्जिंग होगी तो यूट्रस इस तरीके से बल्ज कर जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है, और ये यू शेप हो गई। तो दिस इज द यू शेप, आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस बल्जिंग, ठीक है, ये यू शेप की बल्जिंग आपको दिखेगी, ओके। यू शेप की बल्जिंग इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल बाहर ना निकले, तो इस तरीके से आपको यू शेप की बल्जिंग फील होगी जब आप फिंगर से चेक करोगे तो, ठीक है, दिस इज द यू शेप बल्जिंग। तो ये 4 शेप आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए शेप ऑफ द सर्वाइकल कैनाल भी डिपेंड करती है कि शेप कैसी है। कई बार शेप हमें एबनॉर्मल शेप दिखती है, टी शेप नहीं दिखती, तो इट कैन बी ऑल्सो अ कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर, ठीक है। अब देखिए हम इसमें एक दो चीजें और देखेंगे कि अगर मान लीजिए वेजाइनल सिक्रीशंस प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द फीटल फिब्रोनेक्टिन, ठीक है, फीटल फिब्रोनेक्टिन क्या होता है, देखिए फीटल फिब्रोनेक्टिन फ्रॉम द 22 से लेके, फीटल फिब्रोनेक्टिन क्या होता है, ये 22 से लेके 37 वीक तक, 37 वीक तक, ठीक है, नॉर्मली प्रेजेंट रहता है वेजाइनल सिक्रीशन बिफोर द 22 वीक्स एंड देन आफ्टर द 37 वीक्स एज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिक नेक ऑफ द एमनियोटिक सैक। देखिए मान लीजिए ये एक यूट्रस है, इसके अंदर ये एमनियोटिक सैक है, ठीक है, जिसके अंदर बेबी होता है, दिस इज द एमनियोटिक सैक, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए बेबी है, ठीक है, बेबी है इसके अंदर, और इसके बीच में यहाँ पे एक ग्लू स्टिक होती है, ठीक है, ग्लू स्टिक होती है जो कि एडिजन बना के रखती है, स्टिक करके रखती है, किसके साथ, यूट्रल वॉल के साथ, किसको, एमनियोटिक सैक को, ठीक है। तो ये जो ग्लू होती है, ये जो ग्लू होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिकिंग टू द एमनियोटिक सैक टू द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम क्या होता है, ताकि यहाँ पे अबॉर्ट ना हो बेबी, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे होती है ताकि प्रीटर्म डिलीवरी या ऐसी कुछ सिचुएशन ना बने। इसको बोलते हैं फाइब्रोनेक्टिन, फीटल फीटल फाइब्रोनेक्टिन, फीटल फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। तो ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन होती है। तो फीटल फाइब्रोनेक्टिन आपको समझ आ गया कि ये क्या है, ये कभी कभी वेजाइनल सिक्रीशन देखने को मिलता है हमें, तो उसमें फीटल फाइब्रोनेक्टिन मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ रोल ऑफ टोकोलाइटिस, ठीक है, टोकोलाइटिक कौन सी होती है जो हम देखे हैं, मैंने आपको बताया था कि लेटेंट फेज के अंदर हम टोकोलाइसिस यूज कर सकते हैं, ठीक है, टोकोलाइटिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको टोकोलाइटिस के रोल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ओनली फॉर द प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक है, अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी लेस देन 34 वीक है तभी हम टोकोलाइसिस देंगे, क्योंकि हमें 34 वीक के बाद तो हम डिलीवरी करा सकते हैं, लंग मैचुरेशन हो चुका होता है, तो वहाँ पे टोकोलाइसिस का कोई रोल नहीं होता। तो टोकोलाइसिस का रोल कब होता है, केवल 34 वीक से पहले, अगर गेस्टेशनल एज 34 वीक से कम है देन वी कैन यूज द टोकोलाइसिस, ठीक है। ओनली इन द लेटेंट फेज हम यूज कर सकते हैं अगर सर्वाइकल डायलेशन लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। अब देखिए हम क्यों करते हैं ये टोकोलाइसिस, इसलिए करते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक टाइम मिल जाए, है ना, प्रॉपर टाइम मिल जाए फॉर गिविंग द स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड देने के लिए ताकि लंग का मैच्योरेशन हो सके, बेबी के लंग्स मैच्योर हो जाएं, ठीक है। इसलिए तो टोकोलाइसिस का रोल जो होता है फॉर द प्रोवाइड द टाइम फॉर गिविंग द स्टीरॉइड फॉर लंग मैच्योरेशन, ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ टोकोलाइसिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि टोकोलाइसिस में कौन सी ड्रग हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये आप लिखते चलिए, मैं आपको बताता हूं। इसमें हम बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं, नॉट अ बीटा एंटागोनिस्ट, ध्यान रखिएगा, बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, जिसमें साल्बुटामोल है, साल्बुटामोल हो गया, टर्बुटालिन हो गई और रिटोड्रिन हो गई, ठीक है, आइसोक्स सुप्रिन दे सकते हैं, दीज आर द बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन और रिटोड्रिन या फिर आइसोक्स सुप्रिन, ठीक है, ये दे सकते हैं। लेकिन इनके साइड इफेक्ट हैं, इनके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, इनके साइड इफेक्ट होते हैं जैसे टेकिकार्डिया या पल्मोनरी इडीमा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रेफर नहीं की जाती। इसके बाद हम दे सकते हैं, देखिए मैंने आपको एक बताया बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता चलता हूँ बीटा एगोनिस्ट, ड्रग्स के नाम आप लिख लीजिए। बीटा एगोनिस्ट में कौन सी 4 ड्रग बताई मैंने आपको, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, रिटोड्रिन और आइसोक्स सुप्रिन, ठीक है, ये। लेकिन इनके साइड इफेक्ट भी मैंने आपको बताए, साइड इफेक्ट क्या थे इनके, टेकिकार्डिया और इट मे बी कॉज पल्मोनरी इडीमा। इसके बाद आता है, हम दूसरी दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जिसमें हम मोस्टली प्रेफरेबल ड्रग जो है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट,
ठीक है, दिस इज द ड्रग। ओके, और इसके अलावा हम कैल्शियम चैनल, सॉरी दिस इज नॉट मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं हम। ये तो कैल्शियम चैनल एगोनिस्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती हैं जिसमें हम डिपिन यूज करते हैं, जैसे नेफिडिपिन। ठीक है, ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये सबसे सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है फॉर द टोकोलाइसिस, बिकॉज और सेफर ड्रग होने की वजह से दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, टोकोलाइसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्लियर। सेकंड है हमारे पास कैल्शियम चैनल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, बिकॉज एगोनिस्ट तो हम देंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट। याद रखिएगा एंटागोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट यूज की थी बट कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट में हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होती है अभी मैंने आपको बताई थी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, देखिए इसका जब आपको एग्जामिनर पूछता है कि विच इज द न्यूरोप्रोटेक्टिव टोकोलाइटिक ड्रग, देन यू विल टेल अबाउट द मैग्नीशियम सल्फेट, दिस विच इज द कैल्शियम एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग मानी जाती है, तो इसको भी मैं नोट करता हूं यहाँ पे, दिस इज द न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग। ठीक है, न्यूरोप्रोटेक्टिव। ओके, तो न्यूरोप्रोटेक्टिव में आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग है, इसके अलावा लीस्ट इंसिडेंस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, इसमें सबसे कम इंसिडेंस होता है सेरिब्रल पाल्सी का। ठीक है, और लीस्ट इंसिडेंस आल्सो पल्मोनरी इडीमा, और साइड इफेक्ट जो होते हैं इसके नियोनेटल हाइपोटोनिया देखने को मिलता है। सो व्हेन यू आर गिविंग द पेशेंट टोकोलाइसिस एज अ मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपको आफ्टर द डिलीवरी आपको शुरू में ध्यान रखना होगा कि कहीं बच्चे को जन्म के बाद हाइपोटोनिया ना हो जाए, तो वो आपको ऑब्जर्व करते हुए रखना होगा। मैग्नीशियम सल्फेट इज अ बेस्ट ड्रग बिकॉज इट इज अ न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग, बट जो सेफर ड्रग होती है, मोस्ट सेफर ड्रग होती है विच इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफिडिफिन, दैट्स व्हाई ड्रग ऑफ चॉइस इज अ निफिडिफिन। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर भी होती है, जैसे इंडोमिथासिन हो गई। ठीक है, ये नॉट बी गिवन बियॉन्ड द 32 वीक्स, इसे 32 वीक के बाद नहीं देना चाहिए बिकॉज रिस्क ऑफ पीडीए इन बेबी। ठीक है, पीडीए का रिस्क हो सकता है बेबी में। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक रोल है प्री टर्म इन द पॉलीहाइड्रोमिनियास, ये पॉलीहाइड्रोमिनियास कर सकती है, इसलिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस इनहिबिटर यानी कि इंडोमिथासिन कम यूज करते हैं बट वी कैन गिव। ठीक है, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, नॉट अ ऑक्सीटोसिन, वी कैन गिव द ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट में हमारे पास है एटोसिबेन। ठीक है, एटोसिबेन अभी तक प्रूवन नहीं है टू द रिडक्शन इन न्यूनेटल मोर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी। ठीक है, बट वी कैन गिव। और मोस्टली हम ये ड्रग यूज नहीं करते क्योंकि कई कंट्रियों ने इसके ऊपर बैन भी लगाया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम एटोसिबिन यूज नहीं करते। इसके अलावा हम प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन इज आल्सो सेफेस्ट, है ना, और मोर फॉर द प्रोफिलैक्सिस। देखिए प्रोजेस्ट्रॉन आल्सो वी कैन गिव एज अ टोकोलिटिक, बट वी डू नॉट गिव एज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, एज अ ट्रीटमेंट वी कैन गिव एज अ प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, मोर देन ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यू नो ऑलरेडी अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस। ठीक है, नॉट कॉमनली यूज्ड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कॉमनली यूज्ड नहीं होता। टेस्ट फॉर द लंग मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसमें हम एक तो LS रेशियो चेक करते हैं, इट शुड बी मोर देन 1:2:1। ठीक है, मोर देन 2:1 जो आप देख रहे हो सामने। इसके अलावा आप देखोगे कि फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल इन एमनियोटिक फ्लूइड, हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या देखते हैं, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल देखते हैं, बिकॉज फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल जो होता है ये फाइनल इंडिकेटर होता है फॉर द पल्मोनरी मैच्योरिटी। फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल क्या है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, ये क्या है, दिस इज द फाइनल इंडिकेटर ऑफ पल्मोनरी मैच्योरिटी। ये क्या है, फाइनल इंडिकेटर ऑफ लंग मैच्योरिटी। ठीक है, हालांकि देखिए फॉस्फेटिडिल कोलिन की अगर हम बात करें तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लंग मैच्योरिटी। ठीक है, लंग मैच्योरिटी की बात नहीं करता मैं, यूज फॉर द कहते हैं ना जो सर्फेक्टेंट होता है उसके लिए फॉस्फेटिडिल कोलिन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 70% रहता है फॉस्फेटिडिल कोलिन, लेकिन फिर भी हम फॉस्फेटिडिल कोलिन चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं फाइनल इंडिकेटर ऑफ लंग मैच्योरिटी विच इज कॉल्ड फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल इज अ फाइनल इंडिकेटर ऑफ द लंग मैच्योरिटी। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और टेस्ट भी करते हैं, जैसे हम देखेंगे शेक टेस्ट। क्या करेंगे, शेक टेस्ट। शेक टेस्ट में हम करते हैं फॉर्म स्टेबिलिटी इंडेक्स एंड टैप टेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, शेक टेस्ट बोलो या फिर फॉर्म स्टेबिलिटी इंडेक्स एंड टैप टेस्ट। ठीक है, ये बोलो। इसमें हम करते हैं असेस द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स इन द एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कितने लिपिड्स प्रेजेंट हैं हम वो देखते हैं। इन एडिशनली हम क्या करते हैं, स्पोनिफाइंग एजेंट ऐड कर देते हैं। जब हम ट्यूब को हिलाएंगे, शेक करेंगे तो उसके अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा टेस्ट हम करते हैं जिसे हम बोलते हैं नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट। क्या बोलेंगे, नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट। नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट, देखिए इसमें नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट जो होता है यहाँ पे हम देखते हैं फीटल स्किन सेल्स को, बिकॉज फीटल स्किन सेल्स शेड इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड और वो कंटेन करते हैं फैट। ठीक है, फैट कौन सा फैट कंटेन करते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लंग मैच्योरिटी। इसलिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं एडिशन करते हैं नाइल ब्लू एजेंट। जब हम उसके अंदर नाइल ब्लू एजेंट मिलाते हैं तो कलर चेंज होता है टू द ऑरेंज। ठीक है, 50% सेल्स बिकम ऑरेंज
ठीक है, विच इज इम्प्लाइज फॉर द लंग मैच्योरिटी। तो यहाँ पे देखिए हम स्किन जरूर ले रहे हैं, सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द स्किन, बट नाइल ब्लू टेस्ट इज यूज्ड नॉट फॉर स्किन मैचुरेशन, ये यूज होता है लंग मैचुरेशन टेस्ट के लिए। ठीक है, दिस इज द लंग मैचुरेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये लंग मैचुरेशन टेस्ट आपको मोटे मोटे तौर पे सारे पता चल गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक टेस्ट और देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्राजिन पेपर टेस्ट। क्या बोलते हैं हम? नाइट्राजिन पेपर टेस्ट। देखिए जो नाइट्राजिन पेपर टेस्ट है, इट इज नॉट यूज फॉर द लंग मैचुरेशन। तो ये किसके लिए यूज होता है? मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि नाइल ब्लू के सल्फेट टेस्ट के साथ आप नाइट्राजिन पेपर टेस्ट को कंफ्यूज ना करिए आपको। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये टेस्ट यूज होता है, इट इज अ टेस्ट फॉर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये किसके लिए होता है? प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के प्री मैच्योर रप्चर को बताता है। ठीक है, ये पेपर उसके लिए यूज होता है, और ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड इन वेजाइना। ठीक है, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है तो एसिडिक पेपर रहेगा, क्योंकि वेजाइनल एरिया जो होता है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में पेपर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड का है तो वो एल्कलीन होगा, और एल्कलीन में पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पेपर का दो तरीके का कलर चेंज होता है, ब्लू और रेड। ठीक है, अगर रेड है तो वेजाइनल डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज है। ठीक है, और एसिडिक एरिया में रेड दिखता है, एसिडिक एरिया में ये पेपर रेड दिखेगा, जिसे नाइट्रोजन पेपर टेस्ट कहते हैं। ब्लू एल्कलीन में होता है, ठीक है, एल्कलीन के अंदर होगा, और ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड है, इट मीन यू कैन से कि ये PROM का केस है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन पेपर टेस्ट करते हैं। नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट आपको पता चल गया कि स्किन में जो सेल्स होते हैं, फैट सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लंग मैच्योरिटी, वो चेक करते हैं। शेक टेस्ट में हम डायरेक्ट फैट को चेक करते हैं, जो कि लंग मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम शेक टेस्ट करेंगे इस तरीके से, और मेनली हम फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल को टेस्ट करते हैं, बिकॉज इट इज द फाइनल इंडिकेटर ऑफ लंग मैच्योरिटी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी।